हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 20। कहानी का टाइटल है क्या अभिमन्यु एक्सेप्ट करेगा चाहत के घर जाने का इनविटेशन। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं। साहिल फिर पूरी तरीके से तैयार होकर कंपनी के लिए चला गया। साहिल कॉरपोरेशन जिसके बाहर मीडिया की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। दुनिया का जाना माना बिजनेसमैन अब अपना बिजनेस इंडिया में जो शुरू करने वाला था, सब जानते थे अभिमन्यु और साहिल एक दूसरे के टक्कर के बिजनेसमैन थे। जिस चीज़ को अपना करना चाहें वो दोनों ही हासिल कर सकते थे। बस अभी तक दोनों कंपनियों का आमना सामना नहीं हुआ था, जो शायद अब होने वाला था। वही अभिमन्यु को इस बात पर कोई लेना देना नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसे बस अपने काम से ही लेना देना है। कुछ ही मिनटों में ये खबर हर न्यूज़ चैनल पर चलने लगी। साहिल कोई छोटी हस्ती नहीं था। मल्होत्रा पैलेस सब बैठकर न्यूज़ देख रहे थे। तभी वहां कर्ण आ गया और नेहा की तरफ देखकर कहा, नेहा तैयार हो जाओ, बाहर आओ। नेहा क्या हुआ, कहीं जाना है? कर्ण हाँ ऑफिस, तुम आज से ज्वाइन कर रही हो। नेहा पर मैं कैसे? कर्ण कैसे क्या, नॉलेज है तुम्हारे पास, पहले भी तुमने कर रखा है और ये पापा और मेरा दोनों का फैसला है। नेहा कुछ बोलती इससे पहले ही वानी जी बोलती हैं, हाँ बेटा कर्ण सही कह रहा है, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, अपना सपना पूरा करो जो तुमने अपने दिल के किसी कोने में दफन करके रखा है। नेहा की आंखें नम हो गईं। चाहत नेहा को साइड हक करके बोली, हाँ भाभी आप जाओ, कर्ण हम और तुम भी जाएंगे, पर साहिल की कंपनी या हमारे वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, ठीक है? कर्ण की बात सुनकर चाहत खुश हो जाती है। और चाहत ने बिजनेस की स्टडी कर रखी थी और घर पे सबको पता है कि चाहत में बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है। नेहा फिर रूम में रेडी होने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद जब वो आई तो कर्ण उसे अपने साथ ले गया। रेहान अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल करके देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक न्यूज़ की हेडलाइन पर गई और साथ ही उसमें दिख रही फ़ोटो पर। रेहान उस फोटो को देखकर बोला, मुझे ये देखा सा लगता है, पर कहाँ? वहीं अवनी जो उसके साइड में ही बैठी थी। रेहान की बात सुनकर रेहान को फ़ोन को देखा। फ़ोन में दिख रहे फ़ोटो को देखकर उसके मुँह से अचानक से ही निकल गया, साहिल। अवनी के मुंह से साहिल सुनकर रेहान ने फिर फ़ोन को देखा। उसे कुछ याद आया और वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो वही है, क्यूटी का दोस्त। अवनी ने रेहान का फ़ोन से हाथ में ले लिया और फ़ोन में न्यूज़ को पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे न्यूज़ पढ़ रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदल रहे थे। वहीं कोई और भी था जिसके चेहरे पर रेहान की आखिरी बात सुनकर गुस्सा आ गया, और ये कोई और नहीं हमारा डेविल अभिमन्यु ही था। रेहान इसका मतलब साहिल कॉरपोरेशन का मालिक ये है साहिल, और अब ये बंदा इंडिया में भी अपनी कंपनी खोल रहा है। रेहान की नज़रें बात करते हुए भी फिर अभिमन्यु से मिली, जो उसे अपनी खा जाने वाली और गुस्से देने वाली नज़रों से ही देख रहा था। रेहान चुप हो गया। आखिर वो किसके सामने क्या बातें कर रहा है ये उसे नहीं भूलना चाहिए। अभिमन्यु गुस्से में कुछ कहता इससे पहले ही उसके इंटरकॉम से आवाज़ आई। अभिमन्यु ने रेहान को घूरते हुए कॉल को रिसीव किया। रिसेप्शनिस्ट ने, सर मल्होत्रा कॉरपोरेशन से सीईओ मिस्टर समय मल्होत्रा आपसे मिलने आए हैं। अभिमन्यु को पहले से ही गुस्से में था। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, कोई भी हो मुझसे मिलने आएगा तो क्या मैं सबसे मिलूंगा? कह दो समय मल्होत्रा को कि बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी से नहीं मिलता, मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर आए। इतना बोलकर गुस्से में उसने इंटरकॉम को पटक दिया। रेहान को सोचते हुए बोला, अरे यार आज क्या हो रहा है, सब मुझे जाने पहचानने लग रहे हैं, पहले ये साहिल और अब ये समय मल्होत्रा। रेहान इतना ही बोला कि अचानक से खड़ा हो गया। उसको ऐसे देखकर अवनी और अभिमन्यु ने भी उसकी तरफ देखा। रेहान मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ,
रेहान इतना ही बोलकर अचानक से खड़ा हो जाता है। उसको ऐसे देखकर अवनी और अभिमन्यु उसकी ही तरफ देख रहे थे। रेहान, मैं ये बात कैसे बोल सकता हूँ? समय मल्होत्रा, कौन नहीं जानता उनको, पर चाहत ने कहा वो उसके पापा हैं। मैंने उस दिन ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब चाहत मल्होत्रा कॉरपोरेशन सीईओ, यानी मल्होत्रा कॉरपोरेशन सीईओ समय मल्होत्रा की बेटी है, चाहत मल्होत्रा। रेहान की बात सुनकर तीनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। अभिमन्यु ने इंटरकॉम से फिर से रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया और रिसेप्शनिस्ट ने अभिमन्यु के गुस्से से भरी आवाज़ से ही डर गई। उसने डरते हुए कहा, सर मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करने जा रही हूँ। अभिमन्यु, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें मेरे कैबिन में लेकर आओ, वो भी पूरे सम्मान के साथ। रिसेप्शनिस्ट, यस सर। अब लड़का जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अपने होने वाले ससुर के सामने तो अपना गुस्सा और अकड़ साइड में रखना ही पड़ता है, वो भी तब जब लड़का लड़की को बेइंतहा चाहता हो, क्योंकि अगर गलत इम्प्रेशन पड़ा तो इसका प्रभाव जीवन पे ज़रूर पड़ेगा। फिलहाल अभिमन्यु के साथ अभी हो रहा था, उसके आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं कहा। अवनी और रेहान उसे हैरानी और मजाकिया अंदाज में मुंह बनाते हुए देखने लगे। अभिमन्यु ने उन दोनों को इग्नोर किया। कुछ पल के बाद अभिमन्यु के डोर पर नॉक किया। अभिमन्यु ने उन्हें अंदर आने को कहा। रिसेप्शनिस्ट ने बाहर से ही समय जी को अंदर जाने को कहा और वहाँ से चली गई। समय जी एक गहरी सांस लेते हैं। उन्हें साहिल की कही गई बात याद आई। फ्लैशबैक, साहिल का कमरा। साहिल, अंकल आप अभिमन्यु को बुलाने जाएंगे। समय जी, क्या तुम श्योर हो? साहिल, हाँ अंकल, और वैसे भी चाहत बहुत खुश होती है इससे। जब तक वो खुश है तब तक उसके चाहत के पास होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैशबैक इन। समय जी अंदर चले गए। उनको अंदर आते ही देख रेहान और अवनी खड़े हो जाते हैं और अभिमन्यु भी खड़ा हुआ। तीनों ने उन्हें सर झुकाकर हेलो कहा। ये अभिमन्यु ने पहली बार ही किया था। वो अपनी छोटी खरगोश से साथ कुछ भी कर सकता था और उसके लिए वो ये सब तो कर ही सकता है। अभिमन्यु ने उन्हें बैठने का इशारा किया। समय जी, अब उस रात को आप सबसे अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई। रेहान, कोई नहीं अंकल, आप क्यूटी के पापा हैं, अब तो आगे ज़रूर मिलना ही होगा। समय जी, और उसी के लिए मैं आप सबको इनवाइट भी करने आया हूँ। अवनी, किस लिए अंकल? समय जी, बेटा आज रात को हमारे घर पे एक पार्टी है साहिल के इंडिया आने के लिए। आप सब आएंगे तो चाहत को काफ़ी अच्छा लगेगा और वह आप सबको देखकर काफ़ी खुश हो जाएगी। समय जी की बातें सुनकर अवनी के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो फिर से साहिल का सामना नहीं करना चाहती थी। रेहान को भी लग रहा था शायद अभिमन्यु मना कर देगा, क्योंकि वो इस तरह की पार्टी यानी फैमिली पार्टी या फंक्शन में आता जाता नहीं था, पर उसके अपोजिट ही हुआ। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, जी अंकल। अभिमन्यु, समय जी ने अभिमन्यु को मुस्कुराते हुए देखा तो मन में बोले, बिल्कुल वही चेहरा। समय जी ने चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। रेहान तो खुश और हैरान दोनों ही हो गया। हैरान अभिमन्यु के हाँ बोलने से, वही खुशी अपनी पार्टनर क्यूटी से मिलने से। अवनी ने तो किसी गहरी सोच में ही गुम थी। समय जी ने फिर सबकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता था मैं आप सबका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप सब ने मेरी चाहत का बहुत ख्याल रखा, उसे अपनापन दिया। मैं जितना भी शुक्रिया करूं वो कम ही होगा। समय जी की बात सुनकर अभिमन्यु बिना किसी भाव के बोला, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं हमेशा निभाऊंगा। समय जी अभिमन्यु को हैरानी से देखने लगे। अभिमन्यु ने बातों में कुछ ऐसा था, चाहत के लिए वो सारी हदें पार कर देने वाला जुनून। अभिमन्यु की बात सुनकर रेहान बात को संभालते हुए बोलता है, जी अंकल, ये हमारा फ़र्ज़ था। आपको नहीं पता, क्यूटी यानी मेरा मतलब चाहत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको इसके लिए थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय जी रेहान की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फिर वो
धीरे से बोलते हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कंपनी में भी काम है। रेहान जी अंकल मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। रेहान ने उन्हें आदर के साथ गेट की तरफ ले गया। तभी सबके कानों में एक गहरी और शांत आवाज़ आई, आपने क्यों हमेशा उसे घर में ही बंद रखा? समय जी रेहान की बात सुनकर मुस्कुरा ही दिए थे। तभी उनके कानों में ये आवाज़ आई। अभिमन्यु की आवाज़ बहुत ज़्यादा गहरी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो जानना चाहता था क्यों चाहत कभी बाहर नहीं गई। उसे पता ही नहीं है कि दुनिया कैसी है, ऐसा कैसे कैसे लोग रहते हैं। चाहत बहुत मासूम है, उसे नहीं पता लोगों के इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं। चाहत को जब वो पहली बार बाहर लेकर गया था तो कोई भी चाहत को देखकर ये कह सकता था कि चाहत पहली बार बाहर आई है। चाहत अभिमन्यु की बात सुनकर अवनी, रेहान और समय जी की तरफ देखने लगे। हाँ ये बात सच थी कि वो चाहत से इसके बारे में किसी और से पूछना चाहते थे। समय जी का अभिमन्यु का सवाल सुनकर थोड़ा उदास हो गए। रेहान और अवनी समय जी के उदास चेहरे को देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अभिमन्यु एकटक समय जी को देख रहा था। उसे इस सवाल का जवाब चाहिए था। समय जी ने अभिमन्यु के चेहरे को देखा, जहां इस वक्त उन्हें चाहत के लिए एक जुनून के साथ साथ कुछ भी कर जाने का जोश दिख रहा था। समय जी अभिमन्यु के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगे, फिर एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, एक पिता के लिए इससे बुरी बात क्या ही हो सकती है। वो अपने बच्चे को सारी खुशियाँ नहीं दे पाया। चाहत हर चीज़ों में होनहार है। उसकी सारी स्टडीज़ घर से ही हुई हैं। बचपन में उसका भी मन करता था बाहर जाकर खेलने का, बहुत सारे खाना खाने का। चाहत की हर खुशी को पूरा करना चाहता था, पर कहीं कहीं बार हमें अपने बच्चे के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कुछ वक्त तक तो उन्हें दर्द दे सकते हैं, पर आखिर में वही उनके लिए सही फैसला होता है। इतना बोलकर उन्होंने फिर अभिमन्यु की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, चाहत की ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े तूफ़ान हैं उसका तुम सोच भी नहीं सकते। हमें उसके लिए जो सही लगा हमने वो किया और हम खुश हैं कि हमने सही फैसला लिया था। समय जी फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आखिर आप तीनों भी हमारी चाहत की ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अभिमन्यु कुछ नहीं कहता है। रेहान फिर समय जी की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोलता है, अंकल आपने क्यूटी के लिए कुछ फैसले लिए हैं तो वो सही ही होंगे और आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए हम सब हैं ना, और वो भी हमेशा रहेंगे। अरे हाँ अंकल, आपने बताया नहीं, वो साहिल का आपसे मतलब आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? और क्यूटी तो उसे बचपन से जानती है ना? समय जी, हाँ साहिल एक तरह से हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। साहिल मेरे और बेहद करीबी दोस्त का बेटा है। उन दोनों की डेथ हो गई थी तब साहिल छोटा था। मेरे दोस्त के चले जाने के बाद साहिल हमारे साथ ही रहा। मेरे लिए मेरे करण और चाहत और साहिल तीनों ही एक जैसे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप सब शाम को मिलता हूँ। इतना बोलकर समय जी चले जाते हैं। अभिमन्यु के दिमाग में समय जी की कही गई एक एक बात चल रही थी। चाहत की ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े तूफान हैं उसका तुम सोच भी नहीं सकते। अवनी के चेहरे पर हैरानी साफ साफ दिख रही थी। वो खुद में ही बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? साहिल अंकल के दोस्त का बेटा है, इसका मतलब अंकल नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवनी वहाँ से चली जाती है। रेहान उसे पीछे से पुकारता है पर अवनी नहीं रुकती है। अवनी वहाँ से अपने कैबिन में चली जाती है जो अभिमन्यु के बगल में ही था। अवनी चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाते हुए, इन सब का जवाब मुझे साहिल ही दे सकता है, पर मैं कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊँ? मैंने जो उसके साथ किया उसके बाद से साहिल मुझसे नफ़रत करता है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया साहिल, नहीं दिया मैंने तुम्हें धोखा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अभिमन्यु दोस्त है मेरा, मैं उसके सामने कोई सच्चाई आने नहीं देना चाहती थी, तभी ये सब किया।
ये सब बोलते हुए अवनी की आंखें नम हो गई। मानती हूँ सब कुछ मेरे झूठ से ही शुरू किया और तुमसे पहले से ही पता था, फिर भी तुम मेरे करीब आए, मुझ पे भरोसा किया और मैंने। अवनी की आंखों से आंसू आ गए। आई एम सॉरी साहिल, मैं मजबूर थी, पर इन सब में कब तुमसे प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। इन दोनों की कहानी में बीच बीच में लाऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर इन दोनों को प्यार कैसे हुआ। और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। यस यस साहिल, आई लव यू साहिल। शायद ही तुम्हें मैं ये कह पाऊँ। अभिमन्यु का कैबिन। कुछ वक्त के बाद अभिमन्यु भी वहाँ से चला जाता है। रेहान चेयर पर बैठकर उन्हें ही घूर के देख रहा था। अभिमन्यु के जाने के बाद रेहान ने मुंह बनाकर कहा, तुम सब दोस्त नहीं हो मेरे। एक दोस्त, ये दोस्त हमेशा आग उगलता रहता है। अरे खास खात उसके ससुर जी के सामने हाथ मांग लेता उनकी बेटी का। ससुर जी, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, उसकी शादी मेरे से करवा दो, हमेशा खुश रखूँगा। क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा अंकल यही करते ना, अगर ना करते फिर भी मना कर लेते। लेकिन इस डेविल को कौन समझाए, अकड़ू पता नहीं क्यूटी कैसे इसे मिल गई। इतना बोलकर उसने अपना एक हाथ अपने सीने पे रखा और मुस्कुराकर बोला, मेरी छुई मुई, तुम कब आओगी? ऐसा लग रहा है जल्द ही तुम आने वाली हो मेरे पास, जल्द ही इन बाहों में होगी। जंगल का रास्ता जहाँ से एक कार जा रही थी। कार बहुत टाइम के बाद एक पहाड़ी इलाके में पहुँची। वहाँ बहुत छोटे छोटे बहुत सारे घर बने हुए थे। पहाड़ियों ने जब एक कार को देखा तो उस तरफ जाने लगे। वहीं कार से साहिल बाहर निकला, फिर दूसरी तरफ से आरती जी निकली। दोनों को देखकर सारे खड़े लोग अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। वहाँ से एक आदमी जो 50 से 60 की उम्र के आसपास होगा, वो आगे आया और सर झुकाकर बोलता है, आप दोनों का स्वागत है। इतना बोलकर उसने साहिल की तरफ देख सम्मान के साथ फिर से अपना सिर झुकाया। आरती जी, आप अंदर चले, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। वो आदमी, छोटी हुक्म, हमें पता है आपकी अमानत भी आ ही रही है। आरती जी, हाँ, और आप सबसे सामने जल्द ही आप अपनी राजकुमारी भी आ जाएगी, अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा। वो आदमी, सब फिर से अंदर चले गए और साहिल वहाँ से एक बच्चे के साथ जंगल के अंदर चला गया। कुछ ही पलों के बाद वो दोनों एक झील के किनारे आए, जहाँ एक लड़की झील के पास में ज़मीन पर बच्चों को फाइटिंग के सारी टेक्निक सिखा रही थी। बच्चे भी अपने गुरु उस लड़की को देखकर अच्छे से सारे बॉडी मूवमेंट्स को कर रहे थे। तभी उस लड़की की नज़र दूर पे खड़ी सामने साहिल को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने बच्चों में से एक लड़के को कहा, शक्ति, तू इन सबको सिखा, मैं तुझे जैसे अभी तक सिखाती आई हूँ तो अब से तू इन्हें सिखाएगा। इतना बोलकर वो बड़े पत्थर से छलांग लगाते हुए साहिल के पास आ गई और चिल्ला कर बोलती है, ब्रो। उसके आगे गले लग गई। साहिल के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। तो चलिए अब हम पूरी तरीके से सामने आएंगे और पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। साहिल और रूही, छोटी मम्मा आई है। रूही, इसका मतलब आज मैं आ रही हूँ घर। साहिल, हाँ। रूही, पर ब्रो इन बच्चों का? साहिल, मैंने इनके लिए सोच लिया है, तू अब चल, हमें जल्द ही जाना है, रात गहरी होने से पहले। रूही, रूही ने जैसे ही आरती जी को देखा वो दौड़कर आई और उनके गले लग गई। आरती जी भी अपनी बेटी को देखकर उसे गले लगा लेती हैं। आरती जी उस आदमी की तरफ देखकर बोलती हैं, आप सब अपनी राजकुमारी के जाने की तैयारी करें, अभी से कर ले। आदमी, जी हुक्म। तभी शौर्य, रूही और आरती जी फिर वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। घर में रूही ने शौर्य को रोककर कहा, ब्रो आप मुझे हमारे घर ले चलो, मैं सीधा पार्टी में जाऊंगी, चाहत और दी को सरप्राइज दूंगी। साहिल ने
रूही की बात पे हाँ कहा और उसे लेकर सीधा रूही के घर चला गया। रूही दिखने में अपनी माँ आरती की तरह दिखती थी। उन दोनों की खूबसूरती बहुत अलग थी। आरती जी को कोई देख ले तो उनकी एज बता पाना बहुत मुश्किल है। साहिल ने उसे घर पे छोड़ा और फिर मल्होत्रा पैलेस के लिए निकल गया। मल्होत्रा पैलेस, और रात का वक्त, शाम हो चुकी थी। कुछ मेहमान वगैरह भी आ चुके थे, जिसमें से कुछ बिजनेसमैन भी थे। शाम के 7 बज चुके थे। मल्होत्रा पैलेस का बड़ा सा हॉल लोगों से भरा पड़ा था। सब काफ़ी रईस फैमिली से बिलोंग करते थे। सब आ गए थे, बस अभिमन्यु, रेहान और अवनी ही बाकी थे। कुछ ही देर के बाद एक कार मल्होत्रा पैलेस के बाहर आके रुकी। ड्राइविंग सीट पर रेहान था, उसके बगल में अभिमन्यु और पीछे की तरफ अवनी। अवनी की हालत इस वक्त बहुत ख़राब थी। रेहान काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था, पहली बार वो ऐसी पार्टी में जो आया था। अभिमन्यु के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। तीनों अंदर चले आए। अंदर समय जी, अभय जी और सारे गेस्टों का वेलकम कर रहे थे। तभी उनकी नज़र अभिमन्यु, रेहान और अवनी पे पड़ती है। ये पहली बार था जब तीनों बिना मास्क के कहीं आए थे। आज तक किसी ने अभिमन्यु को नहीं देखा था। सबने सामने देखा, बीच में अवनी थी। दोनों तरफ रेहान और अभिमन्यु, तीनों के चेहरे भावहीन थे। समय जी और अभय जी तीनों की तरफ गए और उनका स्वागत किया। सभी सीढ़ियों से साहिल चलकर आया। साहिल की नजरें पहले तो अवनी पे गई। ब्लैक शॉर्ट गाउन, पैरों में हील, चेहरे पर हल्का सा मेकअप। जहां इस वक्त परेशानी नजर आ रही थी, अवनी के परेशान चेहरे को देखकर साहिल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। साहिल ने फिर नजरें अवनी से हटाकर अभिमन्यु की तरफ डाला और उसे देखने लगा। साहिल बहुत एटीट्यूड के साथ नीचे की तरफ आया। उसको देखकर सब उससे बातें करने लगे। समय जी तीनों को लेकर उस तरफ चले आए। साहिल और अभिमन्यु एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे थे। तभी एक बिजनेसमैन ने अभिमन्यु की तरफ देखा और समय जी से पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, ये कौन है? आपने इनसे नहीं मिलवाया? उस आदमी ने ऐसे कहने पर रेहान समय जी को रोकने ही वाला था। तभी अभिमन्यु अपनी गहरी आवाज़ में बोलता है, अभिमन्यु आदमी, अभिमन्यु। समय जी, ये अभिमन्यु यानी एडी कॉरपोरेशन के मालिक अभिमन्यु। समय जी ने इतना ही कहते ही वहाँ हंगामा हो गया। एडी कॉरपोरेशन का मालिक, जिनके अनगिनत बिजनेस है, बिजनेस फील्ड का बादशाह, आज सबके सामने था। सारे लोग जो साहिल से बात करने के लिए मरे जा रहे थे, अपने सामने इतनी बड़ी हस्ती को देखकर सबने अभिमन्यु के सम्मान से ग्रीट किया। अवनी और रेहान के चेहरे पर हैरानगी थी। अभिमन्यु को देख रहे थे। रेहान मन में, ये प्यार इंसान से क्या करवा देता है। सुना था पर आज देख भी रहा हूँ। प्यार डेविल को भी झुकने पर मजबूर आखिर कर ही दिया। वे क्यूटी, वाह रे वाह, तुम तो आखिर रानी हो इसके दिल की। अभिमन्यु ने साहिल की तरफ देखा और एक शातिर मुस्कुराहट दी। साहिल अभिमन्यु की मुस्कुराहट को अच्छे से समझ रहा था। अभिमन्यु ने बिजनेस में तो साहिल के कहीं भी आगे नहीं था और साहिल उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन इस समय साहिल उसे घूर कर देख रहा था। तभी फिर सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है, जहाँ से कर्ण और नेहा आ रहे थे। कर्ण की शादी से बस रिलेटिव ही आए थे। ये पहली बार था जब नेहा शादी के बाद ऐसे सामने आई थी। सब समझ ही गए थे कि ये कर्ण की वाइफ है। कर्ण और नेहा सीधे सबके सामने आ गए। कर्ण ने अभिमन्यु, रेहान से हाथ मिलाया। कर्ण नेहा से, नेहा यही है वो जिसके घर चाहत थी। कर्ण की बात सुनकर नेहा ने अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी चाहत का इतना ख्याल रखा। अभिमन्यु ने बस अपना सिर हिला दिया। वो अपने मन में सोचता है, माँ आप सही थी, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। समय जी और आरती जी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और देख भी रहे थे। जब सब कुछ सही हुआ, वो दोनों भी आ गई। आरती जी साहिल के पास आई और उसके गाल को छूकर कहा, मेरे बच्चे को किसी की नज़र न लगे। साहिल, छोटी मम्मा आप और आंटी हो ना नज़र उतारने के लिए। साहिल की बात सुनकर
वानी जी और आरती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु आरती जी की तरफ देख रहा था। आरती जी ने जब साहिल के गालों को छुआ उसे थोड़ी सी जलन हुई, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे ऐसे प्यार करे। समय जी और वानी जी और ही आरती जी को सबसे मिलवाया गया। समय जी ने जब आखिर में अभिमन्यु के पास आए और इनका परिचय, आरती जी की नज़रें साहिल पे ही, जैसे साहिल ने उन्हें देखा और अपना सिर हिलाया। तीनों ने हाथ जोड़कर वानी जी और आरती जी को नमस्ते किया। आरती जी की आंखें हल्की नम हो गई। उनका हाथ अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगा। उसने प्यार से अभिमन्यु के गालों को छूकर कहा, बेटा आप खुश रहो। आरती जी के ऐसे छूने से अभिमन्यु को अपनी माँ की याद आ गई। ये वैसा ही स्पर्श था जो वो अपनी माँ से महसूस करता था। अभिमन्यु के चेहरे पर ढेर सारे इमोशंस आने लगे जिन्हें वो नहीं रोक पा रहा था, या यूं कहे वो रोकना ही नहीं चाह रहा था। अभिमन्यु ने भी अपना एक हाथ उठाया और आरती जी के हाथ के ऊपर रख दिया। आरती जी की आंखों में आंसू आ गए जिन्हें वो रोक नहीं सकती थी। साहिल, समय जी, अभय जी की भी नज़रें आरती जी और अभिमन्यु पे ही थी। आरती जी ने अपना हाथ हटाया और कहा, अनु मैं ना चाहत को देख कर आ रही हूँ। इतना बोलकर वो ऊपर चली गई। अभिमन्यु उन्हें चाहता ही देखता ही रह गया। उसका मन उदास हो गया। अभिमन्यु जान नहीं पा रहा था, मगर उसके अंदर अब बहुत सारे इमोशंस दिखने लगे। पहले चाहत के लिए और अब आरती जी के लिए। डेविल झुक रहा था प्यार के लिए। उसके बाद फिर साहिल ने अपनी नज़र बस अवनी पे ही रखी। बार बार उसकी नज़रें मिल जाती, जिससे अगले ही पल अवनी उससे नज़रें फेर लेती। फिर ऐसे ही एक बार और सीढ़ियों पे किसी की दस्तक हुई। उस खूबसूरत नज़ारे को देखकर सब जैसे कहीं खो से गए। तो फ्रेंड्स बताओ, आखिर सीढ़ियों पे अब कौन आया और क्यों सब ऐसे खो गए? तो चलिए, आपकी गेसिंग कितनी सही होती है ये तो हमारे कमेंट्स में ही मिलेगा मुझे सुनने को। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।